बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ हैं। समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सर हमारे साथ हैं। और मैं आपको बताऊं एक खबर जिसकी हम लोगों को चर्चा ज़्यादा करनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, कि इसका डेटा जो था वो थोड़ी देर बाद उपलब्ध हुआ था। तो ये मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी ने दिल्ली के चलते चुनाव के बीच में महाराष्ट्र की बात की थी एक दिन, आपको याद होगा जी। और उन्होंने आरोप लगाया था, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उनका आरोप यह था कि इलेक्शन कमीशन ने, मतलब सीधे तो नहीं कहा लेकिन आशय ये था कि फर्जी वोटर जोड़ दिए महाराष्ट्र के इलेक्शन में, और उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां जहां ये ज्यादा वोटर जोड़े गए वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत गया। आरोप में उन्होंने कोई नंबर भी दिए थे, आंकड़े दिए थे। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में अप्रैल में हुआ, तब से लेकर के नवंबर 2024 जबकि विधानसभा चुनाव हुआ, ये कुल बनते हैं 215 दिन। इन 215 दिनों में 39,60,000 वोटर महाराष्ट्र के वोटर रोल्स के अंदर ऐड कर दिए गए। जबकि अक्टूबर 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तब से लेकर के 24 के लोकसभा चुनाव के बीच, मतलब उस 5 सालों के बीच 32,20,000 वोटर जोड़े गए। तो उन्होंने सवाल पूछा कि आपने 5 साल में जितने वोटर ऐड किए उससे ज्यादा वोटर आपने इन 215 दिनों में बढ़ा दिए, 5 महीनों के अंदर बढ़ा दिए। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। अब इसका उनको क्या जवाब दिया वो अलग बात है, लेकिन कुछ डेटा जरूर आया सामने, और वो डेटा जो है वो ये बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो महाराष्ट्र में डेटा दिया राहुल गांधी ने। वो डेटा गलत नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और अगर आप इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पीछे झांकेंगे तो उससे ये पता चलता है कि जैसे 2004 की बात करें, अप्रैल 2004 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और अक्टूबर 2004 में असेंबली का इलेक्शन हुआ। 176 दिन का पीरियड है। इस बीच में 29,50,000 वोटर जोड़े इलेक्शन कमीशन ने। ऐसे ही अगर आप 2009 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में बात करेंगे तो 30 लाख वोटर जोड़े गए थे। 2014 में यह संख्या 27,20,000 की थी और 2019 में 11,60,000 की थी। मतलब कहने का यह कि डेटा यह प्रूव करता है कि इतने बड़े संख्या में नए वोटर जोड़ना लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में, दरमियान में, ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले से होता रहा है। अब ये क्या राहुल गांधी की बातों का जवाब है या अभी भी उनकी शंका जो है वो रहेगी? सर विनोद जी, जो सवाल उठाया राहुल गांधी ने अब उसका मतलब ये तो डेटा शायद आपने जुटाया होगा या प्रिंटेड डेटा अखबारों में आया वो डेटा। हाँ, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा चुनाव आयोग ये डेटा जारी कर दे और उनको चिट्ठी भेज दे कि भाई आपने जो आरोप लगाया है उसकी सच्चाई ये है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। चुनाव आयोग क्यों मौन धारण किए हुए है, ये एक सवाल। क्योंकि विपक्ष में जो होता है वो आरोप लगाएगा, कोई ना कोई अपना जस्टिफिकेशन देगा। तो मुझे तो यही लगता है, और ये जैसा आपने डेटा दिया है अगर इस तरह पहले होता रहा है तो कोई नई बात नहीं है, अनयूजुअल नहीं है। 2009 में 30 लाख वोटर ऐड हुए थे इन्हीं 5 महीनों में। हाँ, तो ये होता क्या है दरअसल, लोकसभा चुनाव के बाद एक ड्राइव चलती है। उसकी वजह है ना कि प्रदेश के जो चुनाव में एक ड्राइव चलती है और सरकार जो होती है उस वक्त जिसकी भी हो, वो कोशिश करती है कि जो लोग वोटर लिस्ट में जो एलिजिबल हो गए हो, मतदाता मतदान के काबिल, जिनका 18 साल से उम्र ज्यादा हो गई हो, वो ज्यादा से ज्यादा नाम जुड़े। नहीं, लेकिन वैसे मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ भाई, आपने लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें उसके बाद 5 ही महीने तो है, 5 महीने में मतलब इतना नया वोटर आ जाता है? कैसे होता है? नहीं, अगर ड्राइव चलाई जाती है और अगर घर घर अगर BLO जाकर के वोट जुड़वाते हैं तो जोड़े जा सकते हैं। भाई ये तो आप खुद ही आंकड़ा बता रहे हैं कि 4 बार ऐसा हो चुका हुआ है। मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसा, मतलब 2009 में तो सरकार केंद्र में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, अनयूजुअल लगता है, केंद्र में भी, लेकिन डेटा बता रहा है कि ऐसा होता है। केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और वहां भी महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी 2009 में। बिल्कुल सौरभ जी। तो 2004 में तो मान सकते हैं केंद्र बीजेपी की सरकार थी। 9 में हुआ है, 14 में हुआ है, 19 में हुआ है जी। इसका सरकार से एक तो कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी पार्टी चाहे वो अपने पक्ष में जो भी वहां के लोग हैं, अगर वैध उनका पता है, वैध मतदाता हैं, तो उनको जुड़वा सकती है। आमतौर पे चुनाव से पहले ही मतदाताओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि एक तो सामान्य रहते हैं, फिर उसी में लोग कटवाते हैं, बढ़वाते हैं, लेकिन जो बढ़ती संख्या है वो उसी वक्त बढ़ती है। जिस भी चुनाव का डेटा आप उठाएंगे उसके पहले यही होता है। यही बात अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के संदर्भ में कही थी, जब उनको चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि भैया इसी तरह से पहले 20 और 14 के बाद 15, उस चुनाव में भी यही हुआ था। हर राज्य विधानसभा चुनाव के पहले, यहां तक कि लोकसभा के भी पहले
5 महीने में ही मतदाताओं की संख्या बढ़ती है। अब सवाल यह है कि क्या एक विधानसभा में हुआ? ऐसा कतई नहीं हुआ है, हर विधानसभा में उसी तरह से संख्या बढ़ी है। और चुनाव आयोग ने बाकायदा हर विधानसभा का जो जिले का जो डीईओ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, उसके जरिए वो जवाब दिया है। नहीं, उन्होंने कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन हर बूथ पर कितने वोटर बढ़े वो संख्या बता दे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनके राहुल पते बता गांधी दे। सिर्फ संदेह पैदा कर रहे हैं, इसको जानने के लिए। हाँ, ये पॉलिटिकल इसका मैसेज सिर्फ क्या है? संदेह पैदा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम एक वेबसाइट डाल दे रहे हैं, यहां हम सारे जितने पोल पढ़ रहे हैं उसको डाल देंगे जिससे कि वोट ना बढ़ा पाए। चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, ये फॉर्म 17C है, आप इसी को डाल दीजिए। फॉर्म 17C वही होता है जो सारे एजेंट उस पर साइन करते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं पता, तो अपने सारे एजेंट से डेटा वो क्यों नहीं मंगा लेते हैं जो उनके एजेंट है, पोलिंग एजेंट। चलिए ठीक, मैं सर इस पर आपका कमेंट है? मैं कह रहा हूं कि ये सामान्य है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में सामान्य वो तो पार्लियामेंट में इस बात को कहते हैं। वो ठीक है, उनका सवाल उठाने से कोई वो मुश्किल नहीं होती, लेकिन विधानसभा, मैं ये बता रहा हूं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क क्या है कि विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय राजनेता भी है, सरकार है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ज्यादा एक्टिव होकर वो ड्राइव करती हैं मेंबर्स का। और इसको यदि आप 39 लाख को देखेंगे तो उसमें भी पता पड़ेगा कि किस पार्टी ने कितने वोटर बढ़ाए। तो ये एक नहीं, वो सामान्य तो कह रहे हैं फर्जी वोटर है ना, फर्जी वोट से जीती भाजपा। फर्जी वोटर का जवाब चुनाव आयोग दे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो ये रहा है। बताइए, वोट दबाने के लिए एक आदमी तो चाहिए ना। अगर फर्जी भी आपको चाहिए तो एक आदमी चाहिए जो ईवीएम का बटन दबाएगा और उसके हाथ में स्याही लगेगी। आपका भी तो वहां, लेकिन इन बातों के बिल्कुल क्लैरिटी से जवाब आने चाहिए। अभी ये बात आपने सुप्रीम सही कोर्ट कही, ने लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हर बार संदेह ही पैदा करना है तो कैसे कोई जवाब अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा कि जो डाटा है वो उसको बचा के रखिए, इरेज ना करे। तो इसका मतलब संदेह है, और संदेहों का जवाब देना ये सवाल है ना। देखिए, ये गलत होता है, कोई भी सवाल उठाए आप उसको कटघरे में खड़ा करें। आप इससे बेहतर है उसको कटघरे में खड़े करने का तरीका यह है कि उसका जवाब दे दें। अब जैसे ये कटघरे में अपने आप आ गए, आपने कहा कि भाई हर बार हो रहा है, तो ठीक है बात, तो सवालों का जवाब जो है ना, वो होता सवालों वालों को खड़े कटघरे में खड़े करना हर बार, ये भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता ली। लोकसभा चुनाव के बाद नाना पटोले ने रिटर्न में ये इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया था, जो राहुल गांधी ने दिल्ली में बात उठाई। चुनाव आयोग ने दोनों प्रश्नों का नाना पटोले ने दो बात पूछी थी कि शिरडी की एक इमारत में 7,000 वोटर कैसे बढ़ गए। हाँ, एग्जैक्टली। उसका जवाब वहां के डीएम ने पूरा विस्तृत बना के बताया है कि 7,000 लोग वोटर कैसे बढ़े हैं। ये बात राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कही थी, संसद पूरे में। कौन से कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज है, बाहर से लड़के पढ़ने आते हैं, वो एनरोल हुए हैं, और उनका पूरा डाटा सार्वजनिक किया वहां के डीएम ने। वो जवाब दिया गया है, पूरा डीएम ने जवाब दिया है। उसके बाद जो बाकी राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वोटर बढ़ने की, उसका जवाब भी पूरा लिखित में जवाब नाना पटोले को दिया गया है। तो नाना पटोले को जो जवाब दिया गया है, राहुल गांधी कम से कम उसका एक बार जिक्र तो कर ले। अच्छा, चलिए मैं महाराष्ट्र की अगली खबर देने जा रहा था। दिल्ली में एक फंक्शन हुआ, दिल्ली में एक कार्यक्रम था, ये था 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, लेकिन इसमें किसका सम्मान किया गया? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, और उनको महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उनको दिया किसने? सामने आप देख रहे हैं, शरद पवार जी ने। महादजी शिंदे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज थे। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में शरद पवार ये सम्मान दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को दिल्ली में। अब इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तो भड़कना ही था। उद्धव ठाकरे ने खुद तो नहीं बोला, लेकिन संजय राउत उन्हीं के अब माउथपीस माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गलत हुआ है। क्या आप जानते नहीं हैं कि ये कौन व्यक्ति है जिसने शिवसेना को तोड़ा? उसका शरद पवार जाकर के सम्मान करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठाकरे परिवार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था, ये कहा संजय राउत ने। उनकी बात आपको सुना रहा हूं। शिंदे जी को जो है ऑनर किया गया है महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से, जिसपे जो शरद पवार जी ने भी उन्हें कमेंट किया। किस तरीके से आप किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। लीजिए, एक और तोहमत लगा गए कि खरीदा हुआ चुनाव जो है वो देख दिया शिंदे को, वो शरद पवार साहब के हाथों से दिलवा दिया है। लेकिन नाराज है इस पर उद्धव ठाकरे बहुत। क्यों सर? देखिए, उद्धव ठाकरे की नाराजगी तो अपनी जगह कि एकनाथ शिंदे उनकी पूरा रणनीति की जमा पूंजी लेकर चले गए, उनकी पार्टी ले गए, सिंबल ले गए, कहीं का उन्हें छोड़ा नहीं, सत्ता से बाहर उन्होंने किया, तो उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे कार्यक्रम तो महाराष्ट्र के अंदर होते रहते हैं। मराठी समाज का होता है, मराठा समाज का होता है। ये बेसिकली एक मराठा समाज का सम्मेलन था, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, शरद पवार थे, एकनाथ शिंदे थे, और इसमें तो प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के मंत्री और पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोळ वो भी इस कार्यक्रम के अंदर थे।
तो जब समाज का कोई कार्यक्रम होता है और किसी को इनवाइट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने, आप देखिए, जो शरद पवार उनके कटु आलोचक थे, जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, पूना में उनका कार्यक्रम में गए थे शुगर लॉबी के इसमें, और वहां उन्होंने शरद पवार का सम्मान किया था। तो उस समय भी कांग्रेस ने नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे भड़क गए ना इससे। उद्धव ठाकरे तो इसलिए भड़केंगे कि भाई शरद पवार तो गठबंधन में आपके साथी है, जो सब कुछ मेरा ले उड़ा, उसको आप जाके सम्मान कर रहे हो। में। लेकिन इस बात पे उद्धव ठाकरे नाराज नहीं होते जब शरद पवार जाकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करते हैं, उन्हें वहां के आम गिफ्ट करते हैं, उनसे बात करते, तब शरद पवार के प्रति नाराज नहीं होते उद्धव ठाकरे। तो राजनीति में मेरी मुलाकात तो राजनीतिक दलों में होती है। सर, एक खबर मैं आपको दे रहा हूं, इसमें 3 राज्य शामिल हैं। ये बीजेपी से जुड़ी खबर है। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। यहां 3 बड़े नेताओं को बीजेपी के अपने संगठन की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हरियाणा में अनिल विज साहब को, जो कि सीनियर मिनिस्टर है वहां के। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा को दिया गया था, विधायक है, वो विधायक है, सांसद है, विधायक है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरी फोन टैपिंग कराई है। और महाराष्ट्र के अंदर पंकजा मुंडे को, पंकजा मुंडे ने कहा कि हाँ, पंकजा मुंडे मंत्री है। पंकजा मुंडे ने, एक तीनों मंत्री है। पंकजा मुंडे ने यह कहा था कि मेरे पिताजी के इतने फॉलोअर्स हैं कि हम चाहें तो एक अलग पार्टी बना सकते हैं, ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। तो इनसे नाराज हैं। अनिल विज साहब ने क्या कहा था, ये भी बता दीजिए सर एक बार। अनिल विज साहब ने यह कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब आजकल बहुत हवा में उड़ते हैं, उनके पैर जमीन पे ही नहीं टिके। ये सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को बोला कि इनके ऊपर रेप का जो आरोप राजस्थान में, हिमाचल में शायद रेप का आरोप लगा हुआ है, तो इसे प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, बताइए हर्षवर्धन जी, क्या होना चाहिए? ये तो बिल्कुल सीधे वो है, इनडिसिप्लिन। देखिए, विशुद्ध अनुशासनहीनता है। और अनिल विज और किरोड़ीलाल मीणा तो अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी चरण में, ये दोनों रेबल रहे, अपनी ताकत से जीत कर आते हैं। लेकिन पंकजा मुंडे की तो इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो विधानसभा या लोकसभा जीत जाएं। 2 के दोनों हार गई। अगर इतना ही गोपीनाथ मुंडे की बड़ी विरासत थी, और गोपीनाथ मुंडे जी बहुत बड़े नेता थे, मतलब मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वहां राजनीतिक विरासत है, वो उसको बहुत अच्छे से उन्होंने सींचा है। लेकिन उनकी बेटी अगर ये बयान दे कि हम पार्टी बना लें, तो बड़े बड़े आके इस पार्टी में ऐसे कह के चले गए, और क्या उनकी स्थिति ही क्या हालत है। और पंकजा मुंडे को पार्टी ने एमएलसी बनाया है। कुछ लोग यानी कृपा पर ये हैं। ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक शब्द दिया था, चिरकुपित। नहीं, चिरकुपित हैं, और इनको दिया गया, इनको एमएलसी बनाया गया, इनको मंत्री बनाया गया। अब उसके बाद आपकी कौन सी अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूं, तो आप क्यों? अनिल विज जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, पंकजा मुंडे चाहती है मैं सीएम बनूं, किरोड़ीलाल मीणा भी चाहते होंगे मैं सीएम बनूं। बहुत स्पष्ट तौर पर इन तीनों ही लोगों को पता है कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। और मैं फिर कह रहा हूं, अनिल विज और किरोड़ीलाल मीणा की अपनी ताकत बहुत बड़ी है। इनकी तो बहन भी विधायक है ना, नहीं बना के दिया। पंकजा मुंडे का सांसद थी, बीड़ से, अब नहीं है। मतलब थी ना भाई, लेकिन उनके पूरे परिवार को पूरा सम्मान दिया पार्टी बहुत दिया, राष्ट्रीय सचिव बनाया हारने के बाद, और क्या बनाया? कोर कमेटी के अंदर मुझे लगता है विशुद्ध अनुशासनहीनता। और आप जरा सोचिए, अगर यही कांग्रेस में भी 3 मंत्री कर रहे होते तो हम लोग क्या बात कर रहे होते? क्या पार्टी से हम सवाल नहीं पूछ रहे होते? मजाक उड़ा रहे होते, हम वही कह रहे होते ना। और 3 राज्यों में, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तीनों की जीत कितनी बड़ी है। तीनों की जीत में अगर ये खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, या कहे जिसको कहते हैं ना कि वो विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग कितने, क्योंकि इन तीनों के पीछे कुछ ना कुछ जनाधार है। विज साहब के पीछे पंजाबी समाज जुड़ा हुआ है, हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओबीसी नेता बहुत बड़े, पंकजा मुंडे इनके पीछे है, मीणा समाज उनके पीछे है। राजस्थान में आप मीणा को नाराज नहीं कर सकते, किरोड़ीलाल मीणा का एक कद है। तो ये प्रॉब्लम है पार्टी के सामने कि इनका क्या किया जाए। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लगातार अनुशासनहीनता करेंगे और पार्टी के जो दूसरे लोग जुड़े हैं उनको भी आप एक तरह से धर्म संकट में। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की हैसियत तो भी उनको मालूम पड़ गई ना। 200 उपचुनाव में अपने भाई को चुनाव नहीं जितवा पाए, उनका भाई चुनाव हार गया। हमने अपने जित पर टिकट दिलवाया था भाई को कि भाई मेरे भाई को विधानसभा का टिकट दो, मैं उपचुनाव जितवाऊंगा। 2 साल से उनके भाई चुनाव हार जाते हैं। अपनी पत्नी को आप विधायक बना देते हो, खुद कैबिनेट मंत्री बन जाते हो। मतलब और पहले भी ऐसा अनुशासनहीनता किए थे। वसुंधरा से झगड़ा हुआ, पार्टी छोड़ के चले गए, पीके संगमा के साथ हाथ मिलाया, उम्मीदवार खड़े राजस्थान के अंदर अलग पार्टी बनाई। फिर 2018 में भारतीय जनता पार्टी में आप लौटकर आते हो। अच्छा, लेकिन फिर भी इन दोनों ने, किसी ने ये नहीं कहा ना कि हम पार्टी बनाने जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
लेकिन पंकजा मुंडे को तो ये भ्रम हो गया कि वो अपनी पार्टी बना सकती है। इससे ज्यादा खतरनाक और इससे ज्यादा पार्टी विरोधी बयान कौन सा मैं होगा? सहमत हूं कि दोनों नेताओं का जो ये है कंपैरिजन पंकजा जी के साथ नहीं किया जा सकता। वो उनका दोनों बयान ज्यादा ज्यादा वो है, और उनके बयान पर टिप्पणी करने से मुझे लगता है कि गोपीनाथ मुंडे जो एक ताकतवर नेता रहे महाराष्ट्र के, उनका कद भी कम करना होता है जब हम ये कहें कि देखिए क्या बना लेंगे पार्टी या नहीं बनाएंगे। वैसे क्या महाराष्ट्र बताऊं, गोपीनाथ मुंडे भी एक समय पार्टी छोड़ने वाले थे, छोड़ने वाले थे, लेकिन वो यूपीए में ताकतवर नेता उनकी रहे। बाकायदा सोनिया गांधी से मीटिंग भी हो गई थी, और देखिए, अगर राजनीति में ये मनमोहन सब सिंह उनको चलता ही मंत्री रहता बनाने है। के लिए तैयार हो जाते केंद्र में तो वो छोड़ चुके होते, लेकिन उसके बाद इनमें से एक विज साहब जो है अपना जवाब भेज चुके हैं। उन्होंने कहा मैंने जवाब दे दिया है, पढ़ ले पार्टी। उन्होंने देखते हैं कहा था आगे कि क्या मैं होता जब है। कर्नाटका से लौटे एयरपोर्ट पे पूछा कब जवाब दोगे, बोले अभी घर से जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, हाँ, दाल रोटी खाऊंगा, उसके बाद बैठ के आराम से जवाब लिखूंगा। तो उसके बाद उन्होंने भेज दिया होगा पार्टी। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।